Hello students, again welcome again for electricity, the next topic of electricity. Last time हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था. इलेक्ट्रिक करंट हमने उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या थे? Q इक्वल टू एन. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा. करंट क्या था? I इक्वल टू Q अपॉन T. फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो था V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. ये सब हमने अब तक पढ़ लिया. हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल के देखे और हमने करंट की डायरेक्शन भी पता की. और हमको पता चला करंट दो टाइप के होते हैं. एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरे रियल इलेक्ट्रिक करंट. तो हम जो अपने कोर्स वेयर में पढ़ते हैं और जो डायरेक्शन फॉलो करते हैं वो ये है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट. और इसी को कन्वेंशनल नाम नहीं भी दिया तो भी सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं. और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? दिस इज द डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन में कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है. और इसीलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं. रियल करंट क्या होता है? वो डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन में रियल इलेक्ट्रिक करंट को माना जाता है. तो प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस चार्ज उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये भी आपको ध्यान रखना है. तो हम यही डायरेक्शन फॉलो करेंगे, राइट? अब सबसे पहले हम इन सबको आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक अंदाजा ये लगाते हैं कि कोई किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है. सपोज मतलब प्लस क्यू के चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और उसी को हम करंट कहते हैं, आई. इस करंट को आई इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे. तो करंट फ्लो होने का क्या कारण होगा? वही जो कल बताया. ये सपोज ए है, ये सपोज पॉइंट बी है. तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल हाई है, इट हैज हाई पोटेंशियल, और इट हैज लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लो पोटेंशियल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्रिएट कैसे किया जाता है? किसी वायर में हमें अगर ऐसा करवाना है तो करेंगे क्या? तो हम क्या करते हैं, कोई वायर है, उसमें सपोज हम कोई बल्ब लगाते हैं, जिस बल्ब को हम जलाना चाहते हैं, इस बल्ब को ग्लो करवाना चाहते हैं. तो ये पॉइंट है उसका ए, ये पॉइंट है बी. तो यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए. करंट फ्लो करने के लिए क्या करें? हम एक बैटरी लगा दें. ये लो. तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल. तो प्लस मतलब यहाँ पे आ गया ना हाई हाई पोटेंशियल, और माइनस यहाँ आ गया तो इसका मतलब लो पोटेंशियल. काम शुरू हो गया. तो फिर जैसे कनेक्ट हुआ तो करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा, आई, और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, राइट? तो फिर हम इन शॉर्ट क्या समझ सकते हैं? किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो हो जिससे कि वो वर्क कर सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसके जो भी दो पॉइंट्स हैं उसके दोनों पॉइंट को किसी वोल्टेज सोर्स से या पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर देना पड़ेगा. एक तरफ हाई पोटेंशियल करना पड़ेगा, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल करना पड़ेगा. तो हम लिख देंगे यही बात को. लिख देता हूं मैं यहाँ पे. फॉर फ्लोइंग करंट in any conductor या in any wire, we should develop a potential difference
we should develop a potential difference across that wire. हमें उस वायर के अक्रॉस, उस वायर के दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कल को कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स एक बात और समझते हैं, क्या होगा कि अगर दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 6 वोल्ट है प्लस का, और यहाँ भी पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो दोनों तरफ अब डिफरेंस नहीं है, इट इज द सेम पोटेंशियल। और अगर किसी सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो उसके बीच में पोटेंशियल यानी उसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए ये दोनों सेम पोटेंशियल पे दिख रहे हैं, सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल मींस नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा अगर सेम पोटेंशियल होगा। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन एनी वायर वी शुड डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वायर। और दूसरा कि अगर सेम पोटेंशियल है 2 पॉइंट के बीच में, तो उन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट? ओके, अभी तक हमने ये तो जाना कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये सब बातें हमने समझ ली। लेकिन अब एक बात ये देखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर और वेक्टर, क्या कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसा आता है, नो, नाइदर। स्केलर है क्या? नहीं। वेक्टर है क्या? नहीं। तो तीसरा ही कुछ है, तो उसे कहते हैं इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जो ना तो स्केलर होती है, क्या, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। अब देखो इसका हम ऐसा सोचते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कैसी थी जिसमें डायरेक्शन नहीं थी, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या था वेक्टर में? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए वेक्टर के लिए। यहाँ पे क्या था, इसमें एडिशन कैसे करते हैं अपन? एडिशन, अगर हमें कुछ ये 3 दिया हुआ है और इसके आगे ये यहाँ से 4 आ गया, तो इन दोनों को हम जोड़ के 7 कर देंगे, आंसर इज 7। यहाँ ऐसा नहीं होता, ये 3 है, ये 4 है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई अंडर रूट 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। इसका यहाँ पे 3 और 4 का आंसर 5 आता है, और यहाँ पे 3 और 4 का आंसर 7 आता है। यानी स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड डायरेक्टली, बट वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली ड्यू टू द डायरेक्शन। करंट में देखते हैं क्या होता है। देखिए कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आई इक्वल टू मान लो 5 एम्पियर, और इधर से एक और वायर में करंट आ गया और ये इधर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे सपोज 6 एम्पियर, I2 इक्वल टू 6 एम्पियर, I1 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो बताओ यहाँ पे कितना करंट जाएगा? अगर हम स्केलर की तरह जोड़ें तो दोनों का टोटल हो जाएगा। तो देखो 6 और 5 11 हो गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर जा रहा है ये, तो डायरेक्शन भी इसमें हम कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। हम एडिशन स्केलर का कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स,
थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक स्केलर की है, थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक वेक्टर की है, हेंस इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, राइट। तो करंट में ऐसा होगा, दो तरफ से आए तो उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, स्केलर एडिशन कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो इसमें एक हमें करंट में इसीलिए जंक्शन लॉ पढ़ना पड़ता है, तो वो मैं सबसे पहले जंक्शन लॉ के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूं मैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक करंट is a tensor quantity. Electric current is a tensor quantity because it shows some characteristics of scalar and some characteristics of vector. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी है क्योंकि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्केलर की शो करता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की शो करता है, राइट। तो अब हम जंक्शन लॉ पढ़ते हैं इसका, जिससे कि हमारे को और ज्यादा क्लियर हो जाए। जंक्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है जंक्शन लॉ? कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर हम किसी भी पॉइंट को एक ले लें, मान लो हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें एक पॉइंट, जैसे मान लो हम ये सर्किट की बात करते हैं, ये कहीं से आ रहा है करंट, यहाँ सपोज दूसरे कहीं से, और ये है I1, I1 ये आ रहा है, I2 ये जा रहा है, I3 इधर से आ रहा है, I4 इधर को जा रहा है। तो ये पॉइंट, जो पॉइंट ए कहते हैं इसको, जंक्शन ए, इस पॉइंट पर पॉइंट की तरफ सभी आने वाले सभी करंट को पॉजिटिव करंट कहते हैं। ऑल करंट्स कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन are taken as positive. All currents coming towards junction are taken as positive. दूसरा, all currents going away from junction are taken as negative. तो दोनों ही प्रकार के करंट्स को, जो कि सभी प्रकार के करंट्स ऐसे जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, they will be taken as positive, and which are going away from the junction, they will be taken as negative. तो इसमें बताइए बच्चों, कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव है? तो देखो, ये जंक्शन ए है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर जंक्शन ए I1 and I3 are positive. ओके, I1 और I3 जंक्शन की ओर आ रहे हैं, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, हेंस दे आर टेकन एज पॉजिटिव। एंड I4 और I2 ये दोनों अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं, हेंस दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो देखते हैं I2 एंड I4,
आर नेगेटिव। तो ये लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल द करेंट्स वेदर दे आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन और दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सबको द सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट ए जंक्शन पॉइंट विल बी जीरो। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, द टोटल करंट which are coming towards the junction is always equal to the total current going away from the junction। ठीक है, तो ये जंक्शन लॉ है। तो मैं नोट, ये आप तो बना लीजिए पहले तो, और ये लिख लीजिए कि डायरेक्शन में कैसे लेनी है। जो जंक्शन की ओर आ रहे हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, एंड विच आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। ओके, लॉ क्या है यहाँ लिख देता हूँ। According to junction law, according to junction law of electric current, आपको ये सब दिख रहा है ना, ये लाइन, लेट मी चेक। आई एम सॉरी, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोबारा लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, according to the junction law of electric current, the sum of all the currents, all the electric currents coming towards the junction is always equal to the sum of electric currents going away from the junction, going away from the junction। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आप ये जंक्शन लॉ को नोट कर सकते हैं, दिस इज द जंक्शन लॉ। तो अगर हम यही डायग्राम को फॉलो करें तो हमें जंक्शन लॉ क्या देगा, I1 I3 इसकी तरफ आ रहे हैं जंक्शन की तरफ, सो I1 प्लस I3, सॉरी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू, ये दोनों बाहर जा रहे हैं, I2 प्लस I4। दिस इज द जंक्शन लॉ। ओके, हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना चाहते थे पहले, लेकिन मुझे ये लगता है कि जंक्शन लॉ के बारे में पढ़ने के बाद आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ सकते हो। हेंस आई स्टार्टेड जंक्शन लॉ बिफोर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, चलिए।
मैं जंक्शन लॉ के बारे में एक आधा क्वेश्चन पहले करवाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये कोई जंक्शन है, इधर जा रहा है, इस तरफ आ रहा है 4A करंट, इस तरफ जा रहा है 3 एम्पियर, इस तरफ जा रहा है 5 एम्पियर, ऊपर की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर, इस तरफ आ रहा है 4 एम्पियर, और ये कहीं से आ रहा है x, राइट। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पता करके बताइए कि x में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करिए। आई एम श्योर आप कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं जंक्शन लॉ के हिसाब से इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं। इनकमिंग करंट्स सबको टोटल कर देंगे। ये देखो x आ रहा है अंदर, प्लस ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, ये 4 और ये 4 अंदर आ रहे हैं, प्लस 4 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, तो टोटल क्या हो गया x प्लस 8 एम्पियर। ये तो इनकमिंग हो गया। आउटगोइंग करंट्स 2, 5 और 3, 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। ये देखिए 2 एम्पियर, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर, राइट। तो हम अब इसका टोटल करके बताएंगे तो 10 एम्पियर। और बाय जंक्शन लॉ इनकमिंग करंट्स आर इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, तो उसको ही हम रख देंगे। इनकमिंग करंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, तो इनकमिंग x plus 8 एम्पियर, outgoing 10 एम्पियर, so x equal to 10 एम्पियर minus 8 एम्पियर, so x equal to 2 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से जंक्शन लॉ की मदद से हम कई सारे करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको आपको करके दिखाना है। नोट कर लीजिए पहले। नोट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है आप साथ के साथ नोट कर लें, जैसे क्लास में पढ़ते हैं, टीचर बोर्ड पर लिखता है तो अपन नोट कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर आगे बढ़ाएं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये कोई जंक्शन है, यहाँ पे Y करंट है और इधर पे 8A है, इधर पे 9A है, इधर से 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे 7 एम्पियर जा रहा है। तो आपको बताना है Y की वैल्यू, फाइंड Y। कीजिए फटाफट।
हाँ, आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चों ने किया भी होगा। तो इनकमिंग, अब हम पूरा लिखते नहीं है, सिर्फ आंसर लिखेंगे। तो आपको पता है जंक्शन लॉ क्या कहता है, इनकमिंग ऑल इनकमिंग करंट्स का सम इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट्स का सम। तो देखेंगे इनकमिंग y प्लस ये हो गया y, ये 8 एम्पियर और ये 10 एम्पियर भी अंदर आ रहा है, इज इक्वल टू 9 और 7 बाहर जा रहे हैं, 9 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर। तो y प्लस 18 एम्पियर इक्वल टू 16 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 16 एम्पियर माइनस 18 एम्पियर। तो y की वैल्यू आ गई -2 एम्पियर। अब माइनस साइन को क्या शो कर रहा है कि y आ रहा नहीं है, y is going out, y is not coming towards the junction, y is going away from the junction। तो कह सकते हैं minus sign shows that 2 ampere current is going away from the junction। क्या आंसर होगा? ओके, और एक और क्वेश्चन नोट करते हैं, नोट कर लीजिए पहले आप ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 कीजिए। करते हैं सॉल्व। तो हमें I1 निकालना है, तो ये इस जंक्शन को ले सकते हैं एट जंक्शन C। देखिए इनकमिंग करंट 5 एम्पियर इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट 3 एम्पियर और I1। तो 5 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर इक्वल टू I1, ये इधर चला गया, तो 2 एम्पियर इज द I1, राइट। अब हम ये पता चल गया, तो देखिए I2 पता करना है, तो या तो ए जंक्शन को लें, लेकिन ए जंक्शन में एक प्रॉब्लम है, इधर आने वाले करंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं लेंगे। अब इस जंक्शन बी को ले सकते हैं, यहाँ पे I1 की वैल्यू पता चल गई है, I3 3 एम्पियर इधर है और I2 इधर आ रहा है, तो ये जंक्शन बी
की बात कर सकते हैं एट जंक्शन बी। इसकी तरफ आने वाले I1 और I2, और I1 की वैल्यू पता ही है अपने को कितनी है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर प्लस I2 इक्वल टू इधर जाने वाली 3 एम्पियर। हेंस I2 इक्वल टू 3 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। सो आई एम श्योर आपको ये ठीक से जंक्शन लॉ पता चल रहा है। मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा, उसका आंसर आपको कल पता चलेगा, जब तक आप करते रहिए। क्वेश्चन 1 होमवर्क के लिए रख रहे हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड I1 एंड I2। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर देता हूँ।
फाइंड I5। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, जिसकी की वैल्यू कल पता चलेगी आपको, कल के लेक्चर में, राइट। वैसे तो और भी हैं, लेकिन अभी इतना ही कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि घरों में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग करते हैं, हर कमरे में वायर घुमाते हैं, हर कमरे में प्लग पॉइंट्स लगाते हैं, स्विचेस लगाते हैं, हर कमरे में हम ट्यूबलाइट, फैन और हो सके तो एसी या इस तरीके के और भी कुछ अप्लायंसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। किचन में कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए हमें पहले एक पेपर पर ड्राइंग बनानी पड़ती है। अब पूरे घर की वायरिंग को हम ऐसे ही तो नहीं बना सकते हर जगह पर। अगर हम पहले से ड्राइंग उसकी तैयार नहीं करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट होगी, तो हो सकता है कि हमारे दुर्घटना घट जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए ड्राइंग तैयार करना जरूरी होता है। तो इसीलिए आगे चल के आप इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल एक एज ए स्टूडेंट हम इसकी फंडामेंटल्स को पढ़ाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज ए, मैंने कल आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। इट इज ए वन टाइप ऑफ नेट ऑफ वायर, लूप ऑफ वायर in which different electrical appliances are connected in a organized manner so that electric current can easily flow through the circuit, through the wires, and every electrical instrument in the home can work properly, right? लेकिन अब हर इंस्ट्रूमेंट का फोटो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके लिए उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको लिखूंगा सिंबल्स which are used in electric circuits। इलेक्ट्रिक सर्किट तो पता चल गया, उसके बाद सिंबल्स used in electric circuits। अब देखिए, घरों में जितने भी चीजें होती हैं उनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहले हम कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई ना कोई बैटरी, कोई ना कोई चीज कनेक्ट करते हैं। घरों में भी देखो, अगर हम रिमोट चलाते हैं तो रिमोट ऑपरेट हो, उसमें भी एक सर्किट है, लेकिन उसको चलाने के लिए सेल लगाने पड़ते हैं। सेल क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जो हमें वोल्टेज चाहिए, जिसमें एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल करने के लिए सेल चाहिए। आपने सेल को देखा भी होगा, सेल कुछ इस टाइप के होते हैं, ऊपर एक कैप लगी रहती है और नीचे एक प्लेट रहती है। तो ये प्लेट जो है ना वो नेगेटिव होती है, जो ऊपर कैप है दैट इज पॉजिटिव। तो देखो ना, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो ऐसा है। तो सेल और बैटरी को लगाना ही पड़ता है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? वो ये हो गया सेल, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, इट इज ए सेल, ए सेल। दूसरा, हम अगर एक सेल से जनरली हमको 1.5 वोल्ट मिलते हैं, लेकिन हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो कई सारे सेल एक साथ लगा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कर देंगे, एक, दो, तीन सेल लगा दिए देखो यहाँ। तो ये प्लस ये माइनस सबका मिलके, तो इसको क्या बोलते हैं? ए बैटरी। और बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स।
2 or more cells. फिर हमें किसी भी घरों में, हम जनरली हम घरों में देखते हैं ना, ट्यूबलाइट या फैन या कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाना है तो उसको ऑपरेट करने के लिए स्विच लगाया जाता है जिससे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं उसको। और उसमें दो चीजें यूज की जाती है, एक तो स्विच रहता है, स्विच क्या करता है देखो, इस टाइप से रहता है स्विच, ये देखो ऑन है, सॉरी ऑफ है अभी, और जब हम इसको प्रेस करेंगे ऊपर से, प्रेस करते हैं ना हम, तो फिर वो ऑन हो जाता है। इसी तरीके से हम एक की का यूज भी करते हैं, जो आप अपने स्कूल की या ट्यूशन की लेबोरेटरी में देख सकते हैं, ऐसा की रहता है, ये ओपन है अभी, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, और जब हम इसके अंदर एक की को लगा देते हैं ये ऐसे, तो ये ऑन हो जाती है, क्लोज की कहते हैं इसको। तो स्विच और एंड की, दीज टू थिंग्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट, ऑन या ऑफ करने के लिए, राइट। थर्ड वन इज, इसे कहेंगे ऑफ और ओपन स्विच, और इसी को अगर प्रेस कर देंगे तो क्लोज बन जाएगा, लेकिन यहीं पे मैं पहले बना देता हूँ ये की, ओपन की, ये दोनों का मतलब ऑफ है सर्किट। इसी तरीके से क्लोज की बना सकते हैं हम, और ऑन स्विच भी बना सकते हैं। नंबर 4, ये देखो हमने की को प्रेस कर दिया, टच हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑन और क्लोज स्विच। और की को भी कैसे करेंगे, की में दोनों साइड में वायर है लेकिन इसको पॉइंट बना देंगे बीच में, तो इसे कहते हैं क्लोज की। दोनों का यूज सेम टाइप का है, एज ए स्विच, जिससे कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सके, राइट। फिर नंबर 5 पर हमारे पास है, अब देखिए 5 बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वायर इधर जा रहा है, यहाँ से कोई करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, एक वायर इधर आ रहा है जहाँ से करंट 4 एम्पियर का आ रहा है। तो स्टूडेंट बताइए ये यहाँ पे मिल रहे हैं क्या नहीं एक दूसरे के साथ, ये मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, तो यहाँ पे कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, ये और यहाँ पे जॉइंट। तो देखो ना यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये हमने ऐसा पॉइंट बनाया है ना, तो इसका मतलब दोनों जॉइंट है, तो इसे कहते हैं वायर जॉइंट। वायर जॉइंट। और अगर इसको बगैर टच किए ऊपर सीधे ले जाना है तो क्या लिखेंगे अपन, नंबर 6, ये वायर सीधे जा रहा है और ये आया तो ऐसे निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं वायर क्रॉस ओवर, इट इज वायर क्रॉस ओवर। तो वायर क्रॉस ओवर हो गया ये, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या है, नंबर 7, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं, ये बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब। आप नोट कर लीजिए सभी, मैं इसको रब करके और आगे के सिंबल्स बना रहा हूँ। 7th के बाद 8th, इसको हम रेसिस्टर कहते हैं। ये रेसिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फैन लगाना हो, अब बल्ब के लिए तो ऐसे शो कर दिया, लेकिन फैन हो तो भी रेसिस्टर, फ्रिज हो तो भी रेसिस्टर, ओवन हो, घर का कोई भी अप्लायंस हो,
हम रेजिस्टर बनाते हैं। जिसकी वैल्यू कम है, जो कि छोटा इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए इसकी वैल्यू कम रहेगी और बड़े के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, लेकिन बनाएंगे सिर्फ ऐसा ही रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस करता क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसको अपोज करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब हम लगाते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अपोज करता है, जिससे कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देता है, राइट। तो इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स। इसमें एक होता है जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, यही रेजिस्टर जैसा ही है, लेकिन ये एक तरीके से चेंज करने के लिए एक स्लाइडिंग स्विच होता है, इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं जिससे। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। और इसका दूसरा नाम रियोस्टेट भी है, रियोस्टेट, रियोस्टेट भी कहते हैं इसको कई जगह पर। तो वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट। फिर हमारे पास जो मैंने कल बताए थे आपको, एक ये होता है, इसे तो आप समझते होंगे, एमीटर, जो सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसे मेजर करेगा, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से एक और होता है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जो कल भी हमने पढ़ा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है। नंबर 11, it is voltmeter to measure potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। फिर एक हम गैल्वेनोमीटर का भी यूज करते हैं। इसका काम क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करता है। कोई वायर है, इसमें करंट यहाँ से वहां जा रहा है या वहां से यहाँ आ रहा है, तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो ये सभी सिंबल आपको काम आएंगे, कुछ एक आधा सिंबल और भी होगा तो बीच में उसको जब हम पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की तो उसमें बताते रहेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल फिर आगे का लेक्चर करेंगे और आगे और ज़्यादा हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।